हेलो डियर स्टूडेंट्स, जय हिंद। जैसा कि हम लोग पढ़ रहे हैं रे ऑप्टिक्स, उसमें लेंसेज के बारे में पढ़ रहे हैं और आज लेंस के बारे में लगभग मैं लास्ट टॉपिक आप लोग को बताने जा रहा हूँ, है ना। उसमें हमें बताना है आपको लेंस डिस्प्लेसमेंट मेथड, जो कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और सिल्वर्ड लेंस। तो दोनों कॉन्सेप्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आज मैं ये दो टॉपिक डिस्कस करने वाला हूँ और दोनों से रिलेटेड एग्जाम्पल बता के मैं आपको बिल्कुल स्पष्ट करूँगा। तो स्टूडेंट्स, इसके बाद हमें प्रिज्म पढ़ना है। प्रिज्म के बाद ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स पढ़ने हैं। तो ये चैप्टर लगभग धीरे धीरे एंड की तरफ बढ़ रहा है, तो देखते हैं कितनी जल्दी इस चैप्टर का हम एंड करते हैं। आज हमें पढ़ना है लेंस डिस्प्लेसमेंट मेथड। देखिए, इसमें होता क्या है, ऑब्जेक्ट को एक जगह फिक्स कर दिया जाता है। भाई ऑब्जेक्ट अपनी जगह पे फिक्स है, ठीक, और सामने की स्क्रीन हुआ करती है। सामने की स्क्रीन हुआ करती है। ऑब्जेक्ट से स्क्रीन पर ड्रॉ किया गया परपेंडिकुलर किसी लेंस की एक्सिस हुआ करती है, प्रिंसिपल एक्सिस हुआ करती है। इस प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग इस लेंस को मूव कराया जा सकता है। ध्यान देने की बात है, ये जो लेंस है, इस लेंस को इस प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग मूव कराया जा सकता है। तो कभी कभी ऐसा देखने को मिलता है, किसी किसी सिचुएशन में ऐसा देखने को मिलता है कि ऑब्जेक्ट और स्क्रीन के बीच में लेंस के लिए ऐसी दो पोजीशन मिलती है जिस पर ऑब्जेक्ट की बिल्कुल शार्प इमेज बनती है। ऑब्जेक्ट की बिल्कुल शार्प इमेज स्क्रीन पर बनती है ना। अभी तक आप यही सोच रहे होंगे कि एक ही पोजीशन होगी, है ना, तो इसकी शार्प इमेज इस पर बनेगी। ऐसा नहीं, कभी कभी दो पोजीशन मिलती है कि इस ऑब्जेक्ट की स्क्रीन पर शार्प इमेज बनेगी। आइए उन दोनों पोजीशन की बात करते हैं और देखते हैं कि ऐसा क्या है कि दो ही पोजीशन मिलती है, और दो पोजीशन क्यों मिलती है, कैसे मिलती है, कैसे उसका कैलकुलेशन होगा। वेरी सिंपली आप देखिए स्टूडेंट्स, मैंने कहा माना कि वो पोजीशन यहाँ पे है। पहली पोजीशन ये है जहाँ पे लेंस रहा तो इस ऑब्जेक्ट की शार्प इमेज स्क्रीन पर बनी। ओके, दूसरी पोजीशन मैं डॉटेड से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। क्योंकि एक बार में लेंस एक ही पोजीशन पर होगा, ऐसा नहीं कि दो लेंस रखने, नहीं। इसी लेंस की न्यू पोजीशन ये होने वाली है, और इस पोजीशन पर जब ये लेंस आएगा तो इसी ऑब्जेक्ट की इसी स्क्रीन पर फिर से शार्प इमेज बनेगी। हम ऐसा मान रहे हैं। आइए देखते हैं अब रिजल्ट्स क्या बतलाते हैं। जब यहां पर रखा है तब माना कि ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस x1 है फ्रॉम द लेंस। टोटल डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड स्क्रीन इज कैपिटल D। then distance of image from the lens will be capital D minus x1। ओके, लेंस की फर्स्ट पोजीशन है, इट इज फॉर्मिंग द शार्प इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट एट द स्क्रीन। ऐसे केस में हम ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को s1 लिए हैं तो इमेज की डिस्टेंस कैपिटल D माइनस x1 हो जाएगी, जहां पे कैपिटल D क्या है, डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड स्क्रीन। मैं लिख दे रहा हूं, डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड स्क्रीन, ये है कैपिटल D। ओके,
तो स्टूडेंट्स, फॉर पोजीशन फर्स्ट u की वैल्यू क्या होगी? u की वैल्यू -x1 होगी। v की वैल्यू क्या होगी? d -x1 होगी। फोकल लेंथ मान लेते हैं f, यूजिंग कौन सा फार्मूला हमको बेटा यूज करना है? मिरर फार्मूला, लेंस फार्मूला, यूजिंग लेंस फार्मूला। क्यों? क्योंकि इन सब में रिलेशन स्टेब्लिश करना है। लेंस फार्मूला है क्या? 1/v - 1/u इज इक्वल टू 1/f। ओके, अगर इस फार्मूले को हम यूज करेंगे तो v की जगह पे क्या लिखेंगे? d - x। क्या लिखेंगे v की जगह पर? d - x लिखेंगे। तो होगा 1/d - x1 माइनस 1/-x1 इज इक्वल टू 1/f ना। u की वैल्यू -x1, ये माइनस इसको प्लस कर देगा 1/d - x1 प्लस 1/x1 इक्वल टू 1/f। इक्वेशन नंबर 1। ऐसे ही सेकेंड पोजीशन के लिए, फॉर पोजीशन सेकेंड क्या होगा? u की वैल्यू यानी डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस इन इट्स सेकेंड पोजीशन, दिस विल बी कंसिडर्ड एज x1। माना कि यह डिस्टेंस मानी गई x2। क्या मानी गई? x2। देन डिस्टेंस ऑफ इमेज दैट इज स्क्रीन विल बी d - x2। तो यहां पर v की जो वैल्यू होगी d - x2 होगी। सेकेंड पोजीशन में जब लेंस है, मतलब यहां से हटा के यहां रख दिया गया है। अब डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम लेंस इज x2 एंड डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द लेंस इज d - x2। ये अब यही फॉर्मूला यूज करते हैं। दिस इंप्लाइज दैट 1/d - x2 minus 1/-x2 is equal to 1/f. This implies that 1/d - x2 plus 1/x2 is equal to 1/f. Equation number 2. Think about equation number 1 and 2. इक्वेशन नंबर 1 और 2 के बारे में जरा आप विचार कीजिए। देखिए, इसके राइट हैंड साइड में लिखी गई बातें सेम है, 1/f 1/u। राइट हैंड साइड इक्वल है, तो इसके लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होनी चाहिए। क्या? लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होने चाहिए। ये मैंने कहा स्क्रीन है तो इधर लिख दिया। फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 there are two possibilities. फर्स्ट क्या भाई, राइट हैंड साइड है इक्वल, तो लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होना चाहिए। और ये तभी हो सकता है जब x1 इज इक्वल टू x2 हो। x1 इज इक्वल टू x2 मीन्स लेंस की पोजीशन ही चेंज ना हो, है ना। पहले केस में जहां पे लेंस है वहीं पे दूसरे केस में भी रहे। x1 इज इक्वल टू x2 तो कोई चेंज आया ही नहीं, हमारे इतना कैलकुलेशन करने कोई मतलब निकला ही नहीं, तो इसको हम नेग्लेक्ट करते हैं, छोड़ते हैं। x1 इज इक्वल टू x2 हो। दूसरी बात भाई, ये होगा तो क्या होगा जरा देखिए। x1 की जगह पे आप x2 की जगह पे आप x1 रख दीजिए, तो d - x1 प्लस 1/x1, तो ये वैल्यू एकदम बिल्कुल यही हो जाएगी। लेकिन दूसरी केस में देखिए, d - x1 की जगह पर x2 लिख दिया जाए। क्या? d - x1 की जगह पर x2 लिख दिया जाए एंड d - x2 की जगह पर x1 लिख दिया जाए। ओवरऑल मिला के देखा जाए तो
कैपिटल डी इक्वल टू x1 प्लस x2 लिख दिया जाए। ये भी राइट, इस पर जरा विचार कीजिए। d माइनस x1 की जगह पर हमने x2 रखा तो जो यहाँ पे इक्वेशन बनेगा 1/x2 प्लस 1/x1 बनेगा। यहां पर d माइनस x2 की जगह पे x1 पुट किया जाएगा तो 1/x1 प्लस 1/x2 बचेगा, यानी जो यहां पे मिल रहा है वही यहां पे मिल रहा है, तो वैल्यूज आराम से इक्वल हो जाएंगी। तो दूसरी शर्त यह है कि इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 वैल्यूड हो, राइट हैंड साइड इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होंगे। इक्वल होने के लिए यही शर्त है, या तो ये होना चाहिए या तो ये होना चाहिए। ये वाले से तो कोई फायदा नहीं है, ये वाले से फायदा है ना। आइए देखते हैं आगे और इसके बारे में क्या डिफाइन कर सकते हैं। ये दोनों बातें आपने समझने की कोशिश की, मुझे लगता है समझ में भी आ गया। आगे बढ़ते हैं। माना कि दोनों पोजीशन के बीच में डिस्टेंस d है, d इज द सेपरेशन बिटवीन द टू पोजीशंस एट विच lenses are forming the sharp image of the object। तो स्मॉल d इक्वल टू क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1 हो जाएगा। विचार कीजिए, x2 माइनस x1, यहां पे देखिए यहां से यहां तक का डिस्टेंस x2, यहां से यहां तक का डिस्टेंस x1, x2 में से x1 माइनस करेंगे तो बचेगा d इक्वल टू x2 माइनस x1। अब इसको हम इक्वेशन नंबर 3 बोल दें और इसको इक्वेशन नंबर 4 बोल दें। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 एंड 4, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 एंड 4, क्या जरा इनको ऐड कीजिए, सॉरी सब्ट्रैक्ट कीजिए। कैपिटल D माइनस स्मॉल d इज इक्वल टू x1 प्लस x2 माइनस x2, और माइनस कर रहे हैं तो ये माइनस जो है प्लस हो जाएगा x1, ये x2 कट जाएगा, 2x1 मिलेगा। मीन्स हमको जब मिलने वाला है ट्वाइस ऑफ x1 इज इक्वल टू कैपिटल D माइनस स्मॉल d होल अपॉन 2, सॉरी अभी तो यही रहेगा कैपिटल D माइनस स्मॉल d, अब आएगा x1 इक्वल टू कैपिटल D माइनस स्मॉल d अपॉन 2। वेरी सिंपल। तो जब ये वाली शर्त हम फॉलो करेंगे, सेकंड वाली जब फॉलो करेंगे, तब हमको रिजल्ट ये मिलेगा x1 की वैल्यू यानी ऑब्जेक्ट से लेंस की डिस्टेंस जब कैपिटल D माइनस स्मॉल d अपॉन 2 होगी तब इमेज बनेगी, शार्प इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट एट स्क्रीन बनेगी, उस स्क्रीन पर जो स्क्रीन ऑब्जेक्ट से कैपिटल D डिस्टेंस पर है। सेकंड वाले डिस्टेंस x2 की बात अगर हम करें, इसी प्रकार से x2 इक्वल टू आएगा, इसको हम और भी क्या लिख सकते हैं, कैपिटल D x2 क्या लिख सकते हैं, कैपिटल D माइनस x1 लिख सकते हैं ना, माइनस x1। x2 को कैपिटल D माइनस x1 लिख सकते हैं और इसकी वैल्यू जो आएगी कैपिटल D प्लस स्मॉल d अपॉन 2 आएगी। विचार कीजिए जरा इस पर, इसी में देख लीजिए, इनको जब आप ऐड करोगे तो x1 कैंसिल हो जाएगा, 2x2 आएगा, 2 जाकर डिवाइड, कैपिटल D प्लस स्मॉल d अपॉन 2 हो जाएगा ना, अपॉन 2 बराबर x2, और x2 की जगह पर d माइनस x1 यहां से, तो x2 की वैल्यू यानी d माइनस x1 की वैल्यू भी आपको यहां पे मिल गई, ये चीज है। अब इक्वेशन नंबर 1 में d माइनस x1 की ये वाली वैल्यू और x1 की ये वाली वैल्यू पुट कर देते हैं। देन फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, तो स्टूडेंट्स 1 अपॉन क्या होगा, 1 अपॉन d माइनस x1 की जगह पे क्या लिखा जाएगा, कैपिटल D माइनस स्मॉल d बाई 2 प्लस 1 अपॉन x2 की जगह पे क्या लिखा, सॉरी x1 की जगह पे उल्टा लिख दिया क्या, हाँ d माइनस x1 की वैल्यू ये है प्लस वाली और x1 की वैल्यू है d माइनस वाली, तो d माइनस स्मॉल d बाई 2 इज इक्वल टू 1 अपॉन f,
ये पलट जाएगा ट्वाइस 2 अपॉन कैपिटल डी प्लस स्मॉल डी प्लस 2 अपॉन कैपिटल डी माइनस स्मॉल डी इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ। अब यहाँ पे देखिए एलसीएम लेंगे इनका, जो आएगा कैपिटल डी प्लस स्मॉल डी इंटू कैपिटल डी माइनस स्मॉल डी। 2 दोनों में है, कॉमन कर लें अगर हम, तो इधर जो आने वाला है ये इधर मल्टीप्लाई होगा कैपिटल डी माइनस स्मॉल डी प्लस ये उधर मल्टीप्लाई होगा कैपिटल डी प्लस स्मॉल डी। स्मॉल डी देखो माइनस प्लस के साथ है, कैंसिल हो जाएगा। जो बचेगा हमारा इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ। जो बचेगा 2 इंटू 2 कैपिटल डी बचेगा अपॉन ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कैपिटल डी स्क्वायर माइनस स्मॉल डी स्क्वायर। तो यहाँ से अगर टेकिंग रेसिप्रोकल ऑन बोथ साइड इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ है, रेसिप्रोकल दोनों का लेते हैं तो एफ इज इक्वल टू आ जाएगा कैपिटल डी स्क्वायर माइनस स्मॉल डी स्क्वायर होल अपॉन 4d। दिस इज द फॉर्मूला फॉर फोकल लेंथ इन दिस केस। ओके, यानी सेपरेशन पोजीशन में चेंज डी का करने पर शार्प इमेजेस बनती हैं सेम पोजीशन पर ऑब्जेक्ट की। तो ऐसे लेंस की फोकल लेंथ कैपिटल डी स्क्वायर माइनस स्मॉल डी स्क्वायर अपॉन 4d होगा। ओके, आगे बात करते हैं। अगर आपको फोकल लेंथ पता है और वो डिस्टेंस निकालनी है, कितनी डिस्टेंस डिस्प्लेस कराएं कि इमेज फिर से बन जाए, तो उसके लिए फार्मूला क्या बनेगा, ये लाके इधर मल्टीप्लाई, तो कैपिटल डी ये 4 इंटू कैपिटल डी इंटू एफ इक्वल टू डी स्क्वायर माइनस स्मॉल डी स्क्वायर। डी स्क्वायर को इधर ले जाते हैं पॉजिटिव, इसको इधर ले जाएंगे नेगेटिव, तो डी स्क्वायर इक्वल टू कैपिटल डी स्क्वायर माइनस 4 डी एफ। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड डी इक्वल टू अंडर रूट, तो दोनों में डी है, कॉमन भी कर लेते हैं, बचेगा कैपिटल डी माइनस 4f। अब ये देखिए भैया, यानी अगर ऑब्जेक्ट और स्क्रीन के बीच की डिस्टेंस हमें पता है, उस लेंस की फोकल लेंथ पता है जिस लेंस के बारे में बात की जा रही है, तो अब ये क्वेश्चन है अगर कि कितना डिस्टेंस मूव कराएं लेंस को कि शार्प इमेजेस दिखाई दें, तो उसके लिए फार्मूला है अंडर रूट कैपिटल डी इन ब्रैकेट कैपिटल डी माइनस 4f। यहां से देखिए 3 बातें निकल के आएंगी। ये क्वांटिटी पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, जीरो भी हो सकती है। पॉजिटिव होगी तो भी डी की वैल्यू आएगी, जीरो होगी इसकी वैल्यू तो भी डी की वैल्यू जीरो आएगी, मतलब एक ही पोजीशन मिलेगा। लेकिन अगर नेगेटिव होगा तो अंडर रूट में होने की वजह से इसकी वैल्यू इमेजनरी हो जाएगी, मतलब डी एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो आइए जरा इस पर डिस्कशन करते हैं हम। केस फर्स्ट, क्या, व्हेन d इज लेस देन 4f, क्या d इज लेस देन 4f, तो क्या होगा 4f से छोटा, तो ये d माइनस, तब इस केस में d माइनस 4f इज नेगेटिव, तब ये नेगेटिव होगी, और ये नेगेटिव होगी मतलब d इज इमेजिनरी। ऐसे केस में d की कोई वैल्यू ही नहीं एग्जिस्ट करेगी, इमेजिनरी, मतलब तब ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच में ऐसी कोई पोजीशन लाई ही नहीं करेगी जहां पर आप लेंस को रखो उसकी रियल इमेज स्क्रीन पर बने। मीन्स ऑब्जेक्ट और स्क्रीन के बीच की डिस्टेंस लेंस की फोकल लेंथ की 4 टाइम्स से अगर कम होगी तो इमेज का फॉर्मेशन नहीं दिखाई देगा। ओके, दूसरी केस है ना, देयर विल बी नो एनी पोजीशन at which a lens
is placed and can form image at the screen, स्क्रीन पर इमेज बना सके, ऐसी कोई भी सिचुएशन पोजीशन नहीं होगी। ओके, सेकेंड केस की बात करते हैं। अब तो हमें लगता है आप इसको नोट कर चुके हैं, इसको हम इरेज भी कर सकते हैं। आप नोट कर लीजिए स्क्रीनशॉट ले करके। केस 2 की बात करते हैं। केस 2 में क्या होगा? इफ कैपिटल डी इज इक्वल टू 4f, कैपिटल डी इज इक्वल टू 4f, तो देखिए यहां पर d की वैल्यू क्या आएगी? देन स्मॉल d इज इक्वल टू 0 आएगा। वैल्यू इज इक्वल है, इनका डिफरेंस 0, तो ये 0, मतलब एक ही पोजीशन होगी जहां पर लेंस को रखा जाएगा तो ऑब्जेक्ट की रियल इमेज बनेगी। ओके, ऐसी एक ही पोजीशन होगी। देन देयर विल बी ओनली वन पोजीशन between the object and screen, between the object and screen at which a lens placed forms sharp image on the screen। ये आप नोट कर लीजिए। there will be only one position। ओके, तीसरी केस की बात हम करते हैं, केस नंबर थर्ड केस में क्या कह सकते हैं भैया? थर्ड केस में हम कह सकते हैं when d is greater than 4f, जब d 4f से ग्रेटर होगा तो यहां पर ये वैल्यू पॉजिटिव आएगी, यानी d की कोई ना कोई रियल वैल्यू आएगी, यानी ऐसी दो पोजीशन एग्जिस्ट करेंगी। देन देयर एग्जिस्ट टू पोजीशंस, देन there exist two position, है ना, for the lens at which it can form sharp image of the object at the screen। ओके स्टूडेंट्स, तो ऐसे केस में दो पोजीशन एग्जिस्ट करेगी जहां पर ये लेंस रखे जाएगा तो उसी ऑब्जेक्ट की उसी स्क्रीन पर शार्प इमेज बनाएगा। तो अभी तक मैंने जितना डिस्कशन किया उसके लिए एक स्पेशल केस है, ये ऑब्जेक्ट और इमेज की डिस्टेंस, यानी ऑब्जेक्ट और स्क्रीन के बीच की डिस्टेंस कांस्टेंट है। बस लेंस को कहाँ प्लेस करें, कौन कौन सी पोजीशन पर प्लेस करें कि उसकी शार्प इमेज स्क्रीन पर बने। अब आगे में बात करनी है ऐसे केस में मैग्निफिकेशन वगैरह के बारे में हम क्या कर सकते हैं। मैग्निफिकेशन, तो इन फर्स्ट केस, क्या इन फर्स्ट केस for first position magnification m1 is equal to hi, इमेज की हाइट इन फर्स्ट पोजीशन अपॉन ऑब्जेक्ट की हाइट इज इक्वल टू v अपॉन u होता है। और v का मतलब d माइनस x1, और d माइनस x1 की वैल्यू क्या है? कैपिटल D प्लस स्मॉल d अपॉन 2 अपॉन u की वैल्यू इस केस में कितनी है? x1, जो कि अच्छा पहले तो वो वाला लिख दे फॉर्मूला, d माइनस x1 बाई x1 मीन्स m1 इक्वल टू hi1 अपॉन ho इक्वल टू d प्लस स्मॉल d अपॉन 2 अपॉन d माइनस स्मॉल d अपॉन 2, 2 से कैंसिल, m1 इक्वल टू आ गया hi1 अपॉन ho इक्वल टू कैपिटल D प्लस स्मॉल d बाई कैपिटल D माइनस स्मॉल d। ओके, अब दूसरी बार जो मैग्निफिकेशन होगा उसके बारे में हम बात करें आपसे। फॉर सेकेंड पोजीशन, फॉर
सेकेंड पोजीशन, मैग्निफिकेशन m2 is equal to height of image in second position upon height of object is equal to वही कहानी v upon u, मतलब अब की बार जो है d माइनस x2, क्या d माइनस x2 अपॉन x2, यानी अब d माइनस x2 जो था x1 के बराबर था, इसको हम लिख सकते हैं x1 अपॉन, इसको लिख सकते हैं क्या x1 अपॉन d माइनस x1, क्योंकि x2 की जगह पर d माइनस x1 हमने लिखा हुआ है, पहले से कैलकुलेट किया हुआ है, और d माइनस x2 की जगह पे x1 माना हुआ है, और x1 की वैल्यू यहाँ पे है और d माइनस x1 की वैल्यू यहाँ पे, डिवाइड करेंगे तो m2 इज इक्वल टू जो आएगा hi2 अपॉन ho इक्वल टू कैपिटल D माइनस स्मॉल डी अपॉन कैपिटल D प्लस स्मॉल डी। जरा दोनों मैग्निफिकेशन को मल्टीप्लाई करें। सिचुएशन 1 सिचुएशन 2 में जो मैग्निफिकेशंस हुए हैं इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, m1 इंटू m2 इज इक्वल टू आएगा hi2 अपॉन ho इंटू hi1, सॉरी 1 पहले है 2 बाद में, कोई दिक्कत नहीं है उससे, इससे अपॉन h0 इज इक्वल टू d, भाई पहले वाले में केस में क्या आया है प्लस स्मॉल d अपॉन d माइनस स्मॉल d इंटू दूसरे वाले केस में d माइनस स्मॉल d अपॉन d प्लस स्मॉल d, ये प्लस वाला भी कैंसिल माइनस वाला भी कैंसिल इक्वल टू 1 आ जाएगा। मीन्स आया क्या m1 इंटू m2 इज इक्वल टू hi1 इंटू hi2 अपॉन h0 स्क्वायर इक्वल टू 1। इसको आप और सॉल्व करो और इस पर आने वाले न्यूमेरिकल्स पर अगर आप ध्यान दें तो आप क्या कह सकते हैं, आप एक रिजल्ट बना सकते हैं कि hi1 इंटू hi2 इक्वल टू h0 स्क्वायर, मीन्स हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू अंडर रूट hi1 इंटू hi2। और इसको हम थोड़ा सा और कन्वीनियंट वे में लिखें तो इसको i1 इंटू इसको i2 लिखते हैं, साइज ऑफ इमेज अपॉन साइज ऑफ, सॉरी साइज ऑफ इमेज इन फर्स्ट पोजीशन, साइज ऑफ इमेज इन सेकंड पोजीशन। तो इस पर बेस्ड क्वेश्चंस आपको मिला करते हैं। अगर आपको ये फार्मूला तैयार है आप सीधे सीधे इस पर बेस्ड क्वेश्चन को आराम से कर सकते हैं। आइए इस पर एक छोटा सा एग्जांपल हम देखते हैं। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन अपना ये है, कहा गया है क्वेश्चन में कि ऑब्जेक्ट और स्क्रीन के बीच में डिस्टेंस है 1 मीटर, ऑब्जेक्ट और स्क्रीन के बीच में डिस्टेंस है 1 मीटर। कह रहे हैं लेंसेस को 2 पोजीशन पे प्लेस किया गया तो ऑब्जेक्ट की शार्प इमेज स्क्रीन पर बनी, उन दोनों पोजीशन के बीच सेपरेशन है 60 सेंटीमीटर। तो बताइए फोकल लेंथ ऑफ लेंस क्या होगी, ये दिया हुआ f इक्वल टू व्हाट इज। क्वेश्चन फिर से बता दूं, एन ऑब्जेक्ट एंड ए स्क्रीन इज आर प्लेस्ड एट ए सेपरेशन ऑफ 1 मीटर, ए लेंस इज प्लेस्ड एट 2 positions between them so that a sharp image is formed on the screen. The separation between the 2 positions is 60 centimeter. Then find the focal length of the lens. तो f के लिए जो हमारा फॉर्मूला यहाँ पे देखिए, कैपिटल D की वैल्यू है 1 मीटर यानी 100 सेंटीमीटर, एंड यहाँ पे स्मॉल d की वैल्यू है 60 सेंटीमीटर। f चाहिए, f के लिए फार्मूला हमने जो कैलकुलेट किया हुआ था d स्क्वायर माइनस स्मॉल d स्क्वायर अपॉन 4d,
बस वैल्यू को पुट करिए, आंसर 100 टू द होल स्क्वायर माइनस 60 टू द होल स्क्वायर होल अपॉन 4 इंटू 100. दिस इज इक्वल टू 10,000 माइनस 3600 अपॉन 400. This implies that f is equal to what is 64. Yes, 6400 upon 400. 0 0 cancel out. 16 सेंटीमीटर इज द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस. तो लेंस की फोकल लेंथ कितनी आ गई? 16 सेंटीमीटर. आगे क्वेश्चन है कि दोनों पोजीशन में होने पर जो इमेजेस फॉर्म हुई हैं उनकी साइज 4 सेंटीमीटर है 9 सेंटीमीटर है ना. साइज ऑफ द इमेजेस आर 4 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर. देन फाइंड व्हाट विल बी द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट. आप सिंपल सा फॉर्मूला यूज करेंगे. साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू I1 इंटू I2. साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू हो जाएगा 4 इंटू 9. साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू हो जाएगा 6 सेंटीमीटर. कितना हो जाएगा? 6 सेंटीमीटर. स्टूडेंट्स, इसी में एक सेकेंड क्वेश्चन देखिए. दूसरा क्वेश्चन कहा गया है कि द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट 0.3 सेंटीमीटर इज फॉर्म्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 0.9 सेंटीमीटर. 3 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट है तो उसकी इमेज 9 सेंटीमीटर पे बनती है. सॉरी, 0.9 में क्यों बना रहा हूं ऐसे. 0.3 है, 0.3 मीटर और 0.9 मीटर पर इमेज बनती है. ध्यान देने की बात है. 0.3 मीटर पर ऑब्जेक्ट है तो लेंस उसकी इमेज 0.9 मीटर पर बना रहा है. कह रहे हैं बताइए लेंस की उस सेकेंड पोजीशन क्या होगी जहां पर उसको रखें तो इमेज उसी स्क्रीन पर बने. इमेज उसी स्क्रीन पर बने तो वो सेकेंड पोजीशन क्या होगी. मीन्स यहाँ पे x1 गिवन है क्या 0.3 और यहाँ पर x2 पूछा है. वो सेकेंड पोजीशन क्या होगी, इमेज वहीं पे बने. फोकल लेंथ लेंस की f है, कितनी है? f. तो जरा विचार कीजिए कितनी डिस्टेंस पर रखा जाना चाहिए. यहाँ पर कैपिटल D की वैल्यू है 0.3 प्लस 0.9 इक्वल टू 1.2 मीटर. बट x2 जो इक्वल टू होता है d माइनस x1 होता है, यानी x2 इक्वल टू हो जाएगा 1.2 माइनस x1 की वैल्यू कितनी है 0.3 इक्वल टू 0.9 मीटर. यानी ऑब्जेक्ट से 0.9 मीटर के डिस्टेंस पर लेंस को रखा जाएगा, उसकी इमेज फिर से स्क्रीन पर बनेगी. या कहा जाए कि लेंस को उसी फोकल लेंथ f वाले लेंस को स्क्रीन से 0.3 मीटर पहले रखा जाएगा तो भी इमेज अगेन स्क्रीन पर ही बनेगी. तो मुझे लगता है स्टूडेंट्स आपको ये डिस्प्लेसमेंट मेथड वाला कॉन्सेप्ट पूरी तरह से अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा. आइए अब हम लोग बात करते हैं सिल्वर्ड लेंस की. यानी जो लेंस है, लेंस की 2 सरफेसेस हैं, उसमें से एक सरफेस को सिल्वर्ड पॉलिश कर दिया जाए तो क्या होगा. सिल्वर्ड लेंस बड़ी समस्या है. आजकल इतने वेराइटीज ऑफ क्वेश्चंस हैं, क्या किया जाए. आपको पढ़ते पढ़ते हालत खराब है, मेरी पढ़ाते पढ़ाते. लेकिन कोई बात नहीं, कंप्लीट करेंगे हम लोग. ये देखिए लेंस है, लेंस की एक सरफेस को क्या किया गया है, सिल्वर्ड पॉलिश कर दिया गया है, सिल्वर्ड कर दिया गया है. तो ध्यान देने की बात है. तो अब ये लेंस नहीं रहा, अब ये मिरर बन गया है. क्या बन गया है? मिरर. लेकिन इसको ट्रीट कैसे करेंगे, ये देखिए. इसको ट्रीट करेंगे एज ए कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस एंड ए मिरर. कैसे? आप मान के चलिए
कि ये जो पॉलिश की गई है ना, ये देखिए लेंस का ये पॉलिश वाला पोर्शन है, ठीक। यहीं से आप ऐसे कट कीजिए, यहीं से आप ऐसे कट कीजिए, तो जो इधर वाला पोर्शन आएगा पूरी तरह से एक लेंस दिखाई देगा, और जो उधर वाला पोर्शन जाएगा ये आपको एक मिरर दिखाई देगा। कैसे, जरा देखिए, दिस इज इक्वल टू कॉम्बिनेशन ऑफ, इक्विवेलेंट टू कॉम्बिनेशन ऑफ ए लेंस एंड ए कॉन्केव मिरर। ये देखिए, बट एक ही बात होगी, इनके बीच की जो सेपरेशन आप लेंगे वो जीरो लेंगे। क्या लेंगे? जीरो। ऐसे ही कॉन्केव होगा, कॉन्केव लेंस होगा, इसकी सेकंड सरफेस सिल्वर पॉलिश हो गई, तो दिस इज इक्वल टू कॉम्बिनेशन ऑफ ए कॉन्केव लेंस ऑफ सेम फोकल लेंथ एंड ए कॉन्वेक्स मिरर। ओके, बस इसके बीच की जो डिस्टेंस आप लेंगे d इक्वल टू 0 मानेंगे। ओके, और ध्यान देने की बात है, इसके द्वारा बनाई गई इमेज इसके लिए होगी ऑब्जेक्ट। क्या? ऑब्जेक्ट। और डिस्टेंस, इसकी डिस्टेंस ऑफ इमेज, इसकी डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट दोनों सेम होगी, नो चेंज, है ना। जो कि कभी कभी अगर आपने कोई क्वेश्चन किया होगा तो इसके बीच में डिस्टेंस दिया रहा होगा, तो इसके द्वारा बनाई गई इमेज के डिस्टेंस में से यह डिस्टेंस माइनस करते हैं, तब इसके लिए डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट आता है। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं करना है, यहां पर इसके लिए डिस्टेंस ऑफ इमेज ही इसके लिए डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट है। ओके, और जो रेडियस ऑफ कर्वेचर इसका सेकंड सरफेस का है वही रेडियस ऑफ कर्वेचर इसका है, और इसके रेडियस ऑफ कर्वेचर को आप हाफ करेंगे तो इसकी फोकल लेंथ मिलेगी। तो ये कंडीशन हो गई स्टूडेंट्स, ये बात आपको समझ में आई। रिफ्रैक्शन के बारे में देखिए, रिफ्रैक्शन के बारे में, तो एक बार रिफ्रैक्शन होगा कॉन्वेक्स लेंस से, फिर ये लाइट रे पहुंचेगी कहां? ये देखिए मिरर पे पहुंचेगी। मिरर पर पहुंचने के बाद इसका फिर से क्या होगा? रिफ्लेक्शन होगा, ठीक है। फिर से इसका रिफ्लेक्शन होगा, रिफ्लेक्शन के बाद अगेन ये रे लेंस पर आएगी, इंसिडेंट होगी, लेंस से इसका फिर से क्या होगा? रिफ्रैक्शन होगा। तो फाइनली रिफ्रैक्टेड रे जो होगी यही इमेज फॉर्मेशन में हेल्प करेगी। एक रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के अलॉन्ग सीधे जाएगी, सीधे वापस आएगी, ठीक है। तो ये दोनों रिफ्रैक्टेड रेज इमेज फॉर्मेशन में हेल्प करेंगी। बात आ रही समझ में? तो इस प्रकार से आप इसमें देखोगे, एक बार लेंस से रिफ्लेक्शन हो रहा है, फिर मिरर से हो रहा है, फिर लेंस से हो रहा है, यानी जो इक्विवेलेंट पावर आएगा वो पावर ऑफ लेंस प्लस पावर ऑफ मिरर प्लस पावर ऑफ लेंस के इक्वल होगा। इस सिस्टम का इक्विवेलेंट पावर ऐसे मिलेगा, लेंस का पावर प्लस मिरर का पावर प्लस अगेन लेंस का पावर। तो टोटल जो पावर आएगा 2 इंटू पावर ऑफ लेंस प्लस पावर ऑफ मिरर आएगा। तो आइए स्टूडेंट्स इस बात को एक तरीके से और समझते हैं। हमने कहा, माना कि हमारा एक सिल्वर्ड लेंस था जिसको मैंने अलग अलग कर दिया, दिखा दिया है कि लेंस को अलग कर दिया है, मिरर को अलग कर दिया है। तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, होगा क्या? लाइट रे ऑब्जेक्ट से आएगी, एक बार इसका रिफ्रैक्शन होगा, एक बार क्या होगा? इसका रिफ्रैक्शन होगा। तो ये आकर के मिरर पर इंसिडेंट होगी। आप लेंस फार्मूला जो यूज करोगे, इस डिस्टेंस को u बोलोगे और इमेज की डिस्टेंस को v1 बोलोगे, जो कि कहीं यहां बनने वाली थी, है ना। तो हो जाएगा 1/v1 माइनस 1/u इक्वल टू 1/fl। fl इज द फोकल लेंथ ऑफ लेंस,
FM इज द फोकल लेंथ ऑफ कॉन्केव मिरर। ओके, दूसरी बार में आप क्या करोगे, फिर यहां से होगा इसका रिफ्लेक्शन, और जब रिफ्लेक्शन होगा तो जरा आप विचार कीजिए, लाइट रे का ऐसा रिफ्लेक्शन होगा, सॉरी रिफ्लेक्शन यहां से होगा। लाइट रे जब रिफ्लेक्ट होकर के अगेन लेंस पर आएगी तो जरा विचार कीजिए, तो इंसिडेंट रे ऑब्जेक्ट की बात बता रही है और रिफ्लेक्टेड रे इमेज की बात बता रही है। तो फॉर मिरर ये क्या था, फॉर लेंस इन फर्स्ट टाइम। दूसरी बार क्या है, फॉर मिरर। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या है, u की वैल्यू, ध्यान दीजिए, इसके लिए u की जो वैल्यू है वो है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ये राइट में है ना भैया, मैंने कहा यह डिस्टेंस आप नहीं मानोगे, यह डिस्टेंस आप 0 मानोगे, इन दोनों पास पास में हैं। तो v1 इज द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फॉर मिरर, v1 एंड डिस्टेंस ऑफ सॉरी फोकल लेंथ ऑफ मिरर। तो फोकल लेंथ ऑफ मिरर यहाँ पे देखा जाए तो नेगेटिव है, पर हम FM लिख लें तो फार्मूला हमारा जो आएगा 1/v प्लस 1/v1 इज इक्वल टू 1/FM। पर v नहीं v2 लिखेंगे क्योंकि सेकेंड इमेज बन रही है। फिलहाल ये रे कहीं आकर के यहाँ पर इंसिडेंट होती और सेकेंड इमेज I2 बनती, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ये रे भैया इधर से गई इधर से आई, दोनों रिफ्लेक्टेड रे यहाँ पे मिलती, इमेज यहाँ बनती, लेकिन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि एक बार फिर से रिफ्रैक्शन होगा बाय द लेंस। तो ये I2 इज द ऑब्जेक्ट फॉर लेंस, I2 इज द ऑब्जेक्ट फॉर लेंस। और ये इसका रिफ्रैक्शन जब होगा तो मुझे लगता है शायद कुछ इस तरीके से रे आगे बढ़ेगी और आकर के फाइनल इमेज यहाँ I बनेगी। और इसकी डिस्टेंस फ्रॉम लेंस v माना जाए तो सेकेंड टाइम है ना, फॉर लेंस रिफ्रैक्शन एट सेकेंड टाइम, सेकेंड रिफ्रैक्शन। डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होगा, u की वैल्यू, u की जो वैल्यू होगी, ध्यान दीजिए, u की जो वैल्यू होगी वो v2 होगी। क्या होगी, v2। और चूंकि अब देखिए इंसिडेंट, इस बार यहाँ पे साइन कन्वेंशन की बात भी देख लीजिए आप लोग। अब की बार लेंस के लिए इंसिडेंट रे राइट टू लेफ्ट है, इंसिडेंट रे राइट टू लेफ्ट है। तो राइट टू लेफ्ट की डायरेक्शन को आप पॉजिटिव ले लीजिए और लेफ्ट से राइट की डायरेक्शन को आप नेगेटिव ले लीजिए। तो यहाँ पर u जो है राइट टू लेफ्ट यानी पॉजिटिव डिस्टेंस में है, तो u की वैल्यू जो यहाँ पर ली जाएगी वो ली जाएगी v2। क्या ली जाएगी, v2। दिस इज द डिस्टेंस ऑफ इमेज फॉर मिरर, बट डिस्टेंस ऑफ इमेज फॉर मिरर इज द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फॉर लेंस, बिकॉज देयर इज नो डिस्टेंस बिटवीन लेंस एंड मिरर। इनके बीच में कोई डिस्टेंस नहीं है। यहाँ से इमेज की जो डिस्टेंस है इससे ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस वही मानी जाएगी। एक्चुअल में दोनों कांटेक्ट में हैं, हमने इनको सेपरेट किया हुआ है अपनी स्टडी को करने के लिए, समझने के लिए। तो कैलकुलेशन में उनको हम शो नहीं करेंगे, इनके बीच की डिस्टेंस 0 शो करेंगे, जिससे इसके द्वारा बनाई गई इमेज की डिस्टेंस इसके द्वारा ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है। तो u इक्वल टू v2 इसके लिए होगा, जो कि पॉजिटिव लिया जाएगा अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। ऐसे केस में फोकल लेंथ भी इसकी लेफ्ट साइड में मानी जाएगी, पॉजिटिव ली जाएगी। तो सारी वैल्यूज को अगर हम लिखने की कोशिश करें तो v भी नियर अबाउट पॉजिटिव राइट में ही हो सकती है। तो फार्मूला जो बनेगा 1/v माइनस 1/v2। यहां पे 1/f FL2 लिखा जाएगा यहाँ पर। क्यों, ध्यान देने की बात है, क्योंकि पिछली बार में जो फोकल लेंथ आपने लिखा हुआ है ये राइट साइड में मेजर किया गया है। अब की बार जो फोकल लेंथ लिखा जा रहा है उसका मेजरमेंट लेफ्ट साइड में हो रहा है, इसलिए यहां पर आपने क्या लिखा है FL2। और इसके बारे में आप अगर लिखने की कोशिश करें तो आप क्या लिखेंगे, अगर आप FL2 की जगह पे FL लिखना चाहते हैं तो सामने माइनस लगाना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपने पॉजिटिव यूज किया हुआ है।
राइट वाला एफ एल है ये। अगर आपको इसकी जगह पे ये एफ एल लिखना है तो यहाँ पे माइनस लिखना होगा, यानी फॉर्मूला बनेगा 1/v माइनस 1/v2 इक्वल टू -1/fl। इक्वेशन नंबर 3। तो स्टूडेंट्स ये है इक्वेशन नंबर 1, ये है इक्वेशन नंबर 2। एक काम करते हैं, इक्वेशन नंबर 2 में से 1 को माइनस करते हैं, सब्सट्रैक्ट इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम 2। तो क्या हो जाएगा, देखिएगा माइनस करेंगे, इसके सामने माइनस आएगा, यहाँ प्लस आएगा, यहाँ माइनस आएगा। तो 1/v2 जैसे है वैसे रहेगा, है ना। बट 1/v1 माइनस 1/v1 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे प्लस 1/u बचेगा, प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/fm माइनस 1/fl माइनस 1/fl। इक्वेशन नंबर 4 बना देते हैं, ठीक। अब देखिए आप इक्वेशन नंबर 4 और इक्वेशन नंबर 3 पे ध्यान दीजिए। अगर इन दोनों को ऐड किया जाए तो v2 वाला कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा, यानी एडिंग इक्वेशन नंबर 3 एंड 4। 3 में 4 को क्या किया, ऐड किया, तो आएगा 1/v2 माइनस 1/v2 कैंसिल आउट, 1/v जैसे है यहाँ पे ऐसे आएगा 1/v, और इधर से ऐड कर रहे हैं इसलिए प्लस 1/u इज इक्वल टू माइनस 1/fl, ठीक, माइनस 1/fl प्लस 1/fm माइनस 1/fl। ऐसे सीधे सीधे ऐड कर लिया गया, तो जो जिस साइन के साथ था उस साइन के साथ इसको लिखा गया। माइनस 1/fl माइनस 1/fl सेम साइन के साथ ऐड हो जाएंगे, 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/fm माइनस 2/fl। यहां पर जरा आप गौर से विचार कीजिए, अगर कहा जाए कि यहां पर सिल्वर्ड लेंस ना होकर के एक मिरर है, सिर्फ क्या है, एक कॉन्केव मिरर है। सिल्वर्ड लेंस ना होकर के एक यहां पे मिरर है, तो उसके लिए जो फार्मूला बनता फॉर कर्व्ड मिरर, चाहे वो कॉन्केव हो चाहे कॉन्वेक्स, 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f होता है। यानी अगर इसका इक्विवेलेंट फोकल लेंथ f ही हो तो दिस इंप्लाइज दैट 1/f इक्वल टू 1/fm माइनस 2/fl होगा, है ना। 1/f इक्वल टू 1/fm माइनस 2/fl होगा। समझ में आई बात, हाँ, ओके। तो 1/f 1/fm माइनस 2/fl। तो ये रिलेशन होता है। मिरर का फोकल लेंथ आपको पता हो गया, लेंस का फोकल लेंथ आपको पता हो गया, तो कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट फोकल लेंथ आपको क्या होगा, वो मिल जाएगा इस फार्मूले से। और वो जो कॉम्बिनेशन है वो मिरर की तरह से बिहेव करेगा, लेंस की तरह से नहीं। यानी इस कॉम्बिनेशन को हटा करके एक मिरर आप रख सकते हैं वहां पर। मिरर कॉन्वेक्स होगा कि कॉन्केव होगा, ये डिपेंड करेगा ये फोकल लेंथ पॉजिटिव आ रही है या नेगेटिव। फोकल लेंथ नेगेटिव आ गई तो मिरर कॉन्केव होगा, फोकल लेंथ पॉजिटिव आ गई तो मिरर कॉन्वेक्स होगा। कहें सर पावर वाला फार्मूला आप इसी से ड्राइव करने की बात कर रहे थे, बिल्कुल। इसमें क्या करिए, माइनस से दोनों साइड में अगर आप मल्टीप्लाई कर दीजिए तो माइनस 1/f ही हो जाएगा, माइनस 1/fm हो जाएगा, प्लस 2/fl हो जाएगा। मिरर के लिए जो होता है पावर माइनस 1/, फोकल लेंथ होता है, तो इसकी जगह पे इक्विवेलेंट पावर हो गई, इक्विवेलेंट मिरर की पावर हो गई, है ना, इक्विवेलेंट मिरर की पावर हो गई प्लस 2 पावर ऑफ लेंस हो गई। तो इक्विवेलेंट पावर इक्वल टू मिरर का पावर प्लस, क्योंकि ये भी मिरर है ये भी मिरर है, इसलिए नेगेटिव था तो वहां पे पॉजिटिव पावर आया, ओके। तो मिरर के लिए पावर इक्वल टू माइनस 1/f हुआ करता है, इसलिए माइनस बना करके फिर वहां पे पावर लिखा गया। तो जो फार्मूला मैंने वहां पे आपको बताया था पावर डायरेक्टली, वहाँ पे ये फार्मूले के द्वारा भी हमने ड्राइव कर लिया है। तो मुझे लगता है इस पर आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। क्वेश्चंस इस पर मिलेंगे, आप लोग करिएगा, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। स्टूडेंट्स इस पर एक छोटा सा क्वेश्चन है, कहा गया है कि एक लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है,
उसकी एक रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 है, दूसरी रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 है। 20 रेडियस ऑफ कर्वेचर वाला सरफेस को सिल्वर्ड पॉलिश कर दिया गया है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है। तो बताइए इस इस सिल्वर्ड लेंस की फोकल लेंथ क्या होगी। तो हम कहते हैं स्टूडेंट्स, आप इसको क्या कीजिए, इसको बांट दीजिए, दो अलग अलग पार्ट में कर दीजिए, लेंस बना दीजिए और मिरर बना दीजिए। अब यहाँ पर जो लेंस बना है इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर वही है 30, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर दूसरे का वही है 20, और इसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो भी है 20। तो मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर है, मिरर का फोकल लेंथ आपको तो तुरंत मिल जाएगा, r/2 हुआ करता है, जो कि यहाँ पे 20/2 यानी 10 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, मिरर का फोकल लेंथ मिल गया, इसका फोकल लेंथ आपको निकालना है। तो लेंस का फोकल लेंथ के लिए फार्मूला होता है 1/f = μ - 1/r1 - 1/r2, लेंस मेकर फार्मूला। तो 1/f आपको फोकल लेंथ लेंस का निकालना है, तो r है 1.5 - 1/-30। ध्यान दीजिए क्यों, क्योंकि रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 -1/-20। ये फर्स्ट सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर +2, सेकंड सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर नेगेटिव लिया जाएगा। तो आ कितना गया 1/fl = 0.5 और इंटू ये इनका एलसीएम कितना आएगा मेरी समझ से 60, अदर 2 + 3 मीन्स 1/fl = 0.5 इंटू 5/60 1/12 मीन्स f = आ जाएगा 120/5, f = 24 सेंटीमीटर। तो ये फोकल लेंथ ऑफ लेंस आया हुआ है। लेंस का फोकल लेंथ मिल गया, मिरर का फोकल लेंथ मिल गया। लेंस का फोकल लेंथ पॉजिटिव है, अब मिरर का फोकल लेंथ जो होगा वो नेगेटिव है। अब फार्मूला यूज कर दो 1/f = कितना आएगा, क्या फार्मूला 1/fm - 2/fl। 1/f = वैल्यू आप पुट करिए यहाँ पर, fm की वैल्यू कितनी है, तो fm की वैल्यू यहाँ पर मिरर का फोकल लेंथ -10 - 1/ कितना 24 - 1/24 सॉरी स्टूडेंट्स 2/24। इसको यहाँ पे आप कैंसिल करेंगे तो 1/12 आ जाएगा। आप इसको सॉल्व कर दिए, 1/f = कितना आएगा, एलसीएम इनका कितना आएगा, मेरी समझ से 60 आएगा। तो -6 एंड -5 तो आ जाएगा 1/f = -11/60, f = -60/11 सेंटीमीटर आ गया। नेगेटिव आया है, मतलब ये लेंस सॉरी ये जो सिल्वर्ड लेंस है ये कॉन्केव मिरर की तरह से बिहेव करेगा। कैसा, कॉन्केव मिरर जिसकी फोकल लेंथ -60/11 है, मतलब दिस इज इक्विवेलेंट टू ए कॉन्केव मिरर हैविंग फोकल लेंथ -60/11। अब आपको अगर कोई क्वेश्चन दिया जाता है, इसके सामने 20 सेंटीमीटर पे कोई ऑब्जेक्ट रखा है, बताइए इमेज कहाँ बनेगी। आप u की वैल्यू -20, f की वैल्यू पुट करिए, v की वैल्यू 1/v + 1/u = 1/f से मिल जाएगी। यानी अब जो आप फार्मूला यूज करोगे 1/v + 1/u = 1/f, यानी मिरर फार्मूला यूज करोगे, लेंस फार्मूला अब आप यूज नहीं करोगे। कब, जब आप इक्विवेलेंट फोकल लेंथ निकाल चुके हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू। आज की चीज़ें यही तक, मुझे लगता है आपको ये सारी बातें समझ में आई होंगी। जो भी हो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। आप वीडियो को देखिए, समझिए, समझ में आया है कि नहीं आया है, क्या प्रॉब्लम है, कमेंट बॉक्स में बताइए। और उसके बाद व्हाट्सएप ग्रुप में अपनी प्रॉब्लम्स का डिस्कशन जरूर कीजिए। थैंक यू। व्हाट्सएप नंबर, व्हाट्सएप लिंक डिस्क्रिप्शन में आप नीचे देखिए लिखा हुआ है। कोई प्रॉब्लम होती है आप लेक्चर से रिलेटेड तो डिस्कस कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, जय हिंद।